स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान के मायनाज टेस्ट ऑलराउंडर। लेकिन गुफ्तगू की शुरुआत अब्दुल रज़ाक से हम करेंगे। और रज़ाक, पाकिस्तान की टीम मैच खेल रही है बांग्लादेश के ख़िलाफ़। इस मैच की कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं है माँ सिवाय इसके कि पाकिस्तान ये मैच जीते और 5वें नंबर पर फिनिश करे वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में। बट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो कुछ शोएब मलिक के साथ हुआ इस वर्ल्ड कप में, उनके हवाले से बड़ी बातें हो रही थी कि शोएब मलिक को नहीं लेकर जाना चाहिए। 13 की औसत है, आप शोएब मलिक को लेकर गए हैं और शोएब मलिक को 2-0 के बाद आज का मैच भी नहीं खिलाया गया, उनका करियर ख़त्म। नहीं, डेफिनेटली देखें, पहले तो हम बात करते आ रहे हैं, पहले तो आपको देखना पड़ता है कि आपने वर्ल्ड कप में किन प्लेयरों को कैरी करना है। और ओवरऑल शोएब मलिक पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं 2015 के बाद भी, और चैम्पियन ट्रॉफी भी खेले, उसमें भी वो उन्होंने हिस्सा लिया। ये एक प्लान होता है आपका, जैसे कि मैंने 2011 का वर्ल्ड कप खेला तो मुझे इंडिकेशन मिला कि जी अब आप 2015 का वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते, इसलिए आप टीम के साथ कैरी नहीं हम करेंगे। तो ये एक रवायत चलती आ रही थी। अगर इन्होंने उनको खिलाना नहीं था तो फिर उनको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने सेलेक्ट करना था या नहीं करना था, फिर इनको कैरी नहीं करना चाहिए था 2015 के बाद, क्योंकि उनकी जगह कोई और प्लेयर आता तो अच्छा होता। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जब सर से पानी गुजर जाता है, हम देखते हैं कि अच्छा इस कोच को रखा जाए, इस कप्तान को रखा जाए, इन प्लेयरों को रखा जाए, हाँ ये अब गंदा परफॉर्म करेंगे तो फिर इनको निकाल लेंगे। इवन कि आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं कि ये उस कैलिबर में नहीं है, जैसे मिकी आर्थर है। आप वो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप में टीम क्वालिफाई नहीं करेगी तो फिर उसको सैक करेंगे? तो उसको पहले क्यों नहीं करते? जब आपको पता है कि ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है टीम में, तो उस चीज़ को हल करें ना। लेकिन रज़ाक, वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में ऐसा लगा कि आप बगैर किसी प्लानिंग के शोएब मलिक को लेकर चले गए और आपको उनको बाहर बैठाना पड़ गया। लेकिन ये रिवायत पाकिस्तान में कब आएगी कि कोई सीनियर क्रिकेटर अपने आप को प्लान करे और अच्छे तरीके से हाथ हिलाकर जाए? जिस तरह यूनुस खान गए, आपने तो बड़े बड़े खिलाड़ियों को अलविदाई मैच नहीं दिया। यूनुस खान गए तो कहा कि यूनुस खान को पहले बता देना चाहिए था, लेकिन वो अच्छे तरीके से क्रिकेट छोड़कर गए। बाकी तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मौका ही नहीं मिला आखिरी मैच खेलने का। जी डेफिनेटली ऐसे ही पाकिस्तान की चलेगी। वसीम अकरम को किसी ने अलविदाई मैच नहीं दिया, अगर उनको नहीं मिल सकता तो फिर किसी को भी नहीं। ये पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है, इन्होंने ये एक समझ ले कि प्लेयर पावर को ख़त्म किया हुआ है। ये 2007 के बाद जो चेयरमैन आए हैं उन्होंने कहा जी प्लेयर पावर ख़त्म करनी है। नहीं, प्लेयर पावर, अगर प्लेयर पावर रज़ाक साहब खत्म होती तो शोएब मलिक खेल कैसे जाते वर्ल्ड कप? देखें, ये प्लेयर पावर नहीं है, ये प्लेयर पावर नहीं है तो शोएब मलिक खेल गए। अगर प्लेयर पावर होती तो ये कभी भी इस तरह नहीं होता। उसमें एक आपको मेरिट सेट करना होता है। जैसे कि आप पाकिस्तान की 85 से लेकर 2006 तक की क्रिकेट देख लें, आपको जितने भी कप्तान भी आए हैं, सीनियर प्लेयर भी आए हैं, वो प्लेयर पावर है। पर उसमें टीम की रैंकिंग देखें, स्टैंडिंग देखें कि प्लेयरों के साथ जो प्लेयर कितने डेवलप हुए हैं। आज मुझे बताएं कि मैं 99 से शुरू हुआ, 2007 तक जो मेरे ये इन्होंने बाद में मुझे बाहर किया टीम से, मैंने 8 सालों में 250 वनडे खेले हैं। आज 2007 से लेकर 2019 तक 12 सालों में मुझे बताएं कितने प्लेयरों में 250 वनडे खेले हैं। तो प्लेयर पावर कहाँ नज़र आई है? ये तो प्लेयर पावर नहीं है, ये तो डाइवर्ट हो गई है ना। क्या नुकसान हुआ है? एक तरफ मलिक को तो नुकसान हुआ कि उनको आखिरी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को क्या नुकसान हुआ शोएब मलिक का वर्ल्ड कप 2019 खेलने से? देखिए, नुकसान किसी एक प्लेयर से नहीं होता और एक क्राइटेरिया सेट करना चाहिए। शोएब मलिक को इन्होंने कैरी किया तो मैं समझता हूँ अगर कैरी किया तो फिर इनके प्लान में था कि वर्ल्ड कप में वो जाएंगे। अगर वर्ल्ड कप में वो गए थे, 2 मैचों के बाद उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। जैसे कि पाकिस्तान के 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जिनको पता था कि हमने ड्रॉप नहीं होना, तो वो खेलते आ रहे हैं। तो इसी तरह शोएब मलिक को भी इनको पूरा चांस देना चाहिए था, उसको खिलाना चाहिए था। फिर जाके जब वर्ल्ड कप ख़त्म होता फिर उसके बाद देखते थे कि आपकी परफॉर्मेंस क्या आती है। अब 2 मैचों में परफॉर्म नहीं किया, आपने उनको ड्रॉप कर दिया, तो इसका मतलब है जिन प्लेयरों ने पहले 2 मैच में परफॉर्म नहीं किया उनको फिर कैरी क्यों करते रहे। अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और शोएब मलिक जिनको वनडे करियर अब आप अख्ताम की तरफ ही समझें, क्योंकि शोएब मलिक पहले ये बात कह चुके थे कि वर्ल्ड कप 2019 के बाद वो वनडे क्रिकेट को छोड़ देंगे। इससे पहले वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। और अगर शोएब मलिक के वनडे करियर की मैं बात करता हूँ, आखिरी मैच उन्होंने 16 जून को जनाब
मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर भारत के खिलाफ खेला और उसके बाद उनको मैच खेलने का मौका नहीं मिला। शोएब ने वर्ल्ड कप 2019 में 3 मैच खेलकर सिर्फ 8 रन स्कोर किए। शोएब मलिक ने 287 एक रोज़ा मैचों में 9 सेंचुरियों के साथ 7,534 रन स्कोर किए और 158 खिलाड़ियों को आउट भी किया। शोएब मलिक ने 14 अक्टूबर 1999 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपना पहला एक रोज़ा मैच खेला था। रज़ाक, 2019 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान टीम पहले राउंड से बाहर हो गई, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया और पाकिस्तान टीम ने टूर्नामेंट में जो कारकर्दगी का मुजाहरा किया, आप उस पर क्या तबसरा करना चाहेंगे? देखिए, वर्ल्ड कप जो होता है ये एक आपका एग्ज़ाम होता है कि आपने 4 सालों में जो किया होता है वहाँ पे आप डिलीवर करना होता है और आपकी प्रोग्रेस चेक होती है। और क्राइटेरिया तो यही होता है कि आप वर्ल्ड कप के लिए ही सारी तैयारी करते हैं। और ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान का सेमीफाइनल ना क्वालिफाई करना, ये समझ में आती है कि जो पिछले जो 3-4 सालों से क्रिकेट खेल रहे थे हम, वो विदाउट एनी रीज़न खेल रहे थे। एक जैसे एक प्रोसीजर चल रहा होता है कि जब आपने खेलना है, ये सीरीज़ खेलनी है, तो सीरीज़ जो होती है वो एक तैयारी होती है वर्ल्ड कप के लिए। अब आपके माइंड में ये है कि नहीं, इवन कि बीच में टेस्ट मैच भी होते हैं, बीच में T20 भी होते हैं, वनडे भी होते हैं, तो सारी जो तैयारी होती है वर्ल्ड कप के लिए होती है। आपने वहाँ पे डिलीवर करना होता है। जैसे कि आपका मेन टेस्ट है वर्ल्ड कप, तो ये तैयारी हमारी नहीं थी जिसके लिए हम। लेकिन रज़ाक, आपके और अज़हर महमूद के जाने के बाद इस टीम ने एक ऑलराउंडर को बहुत ज़्यादा मिस किया है, एक ऐसे खिलाड़ी को मिस किया है जो नंबर 8 पर आया, बॉलिंग भी कर ले, बैटिंग भी कर ले। और फ़हीम अशरफ को कहा गया कि जी अब्दुल रज़ाक और वो अज़हर महमूद का नेमुल बदल बन सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले ही उस गुब्बारे से हवा निकल गई और फ़हीम अशरफ को 2 साल जो कैरी किया गया साबित हुआ कि वो गलत फ़ैसला था। नहीं, डेफिनेटली देखिए, कैरी करने का फ़ैसला गलत नहीं था। उनको अभी वर्ल्ड कप पे ना सेलेक्ट करने का ये फ़ैसला गलत था। उन्होंने कैरी किया तो उसके बाद उनके प्लान का एक हिस्सा होना चाहिए कि वर्ल्ड कप में हमने कैसे देखना है। हो सकता है यहाँ पे वो होते, हमारी बॉलिंग और अच्छी हो जाती, इवन जैसे वो बैटिंग कर लेते, वो बैटिंग में ही फ़र्क पड़ जाता। जिस तरह हमने हसन अली पे ट्रस्ट किया, वो बिल्कुल गिव अप कर गए, उनका वो कैलिबर शो हो गया कि वो किस कैलिबर के प्लेयर हैं। क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप होते हैं, इसमें आपने अपने आप को मनवाना होता है कि आपकी माइंड सेट क्या है, आप कितने बड़े प्लेयर बन सकते हैं। तो ये साबित हुआ। पूरी पाकिस्तान टीम की तरफ देख लें, हमारे जितने बैट्समैनों ने स्कोर किए हैं, 1 चांस 2 चांस अंपायरों के गलत डिसीजन हुए, उनकी फेवर में चले गए। अब इस तरह की क्रिकेट में आपको लक आपका साथ दे तो आप स्कोर कर सकते हैं। प्लेयर वो होता है जो विदाउट एनी लक और विदाउट एनी चांसेस वो रन्स करता है। वो अपने आप को उतना कॉन्फिडेंस होता है, वो लक को अपनी तरफ कन्वर्ट कर लेता है। आप कहते हैं फ़हीम अशरफ को मौका देना गलत फैसला नहीं था, लेकिन फ़हीम अशरफ ने मिलने वाले मौक़ों से फ़ायदा नहीं उठाया, या फ़हीम अशरफ को एक साथ टेस्ट, वनडे और T20 के लिए मुंतखब करना वो गलत फैसला था? देखिए, पाकिस्तान में प्लेयर जो होते हैं, इनको पॉलिश नहीं किया गया, उसको सही तरह कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया। एशिया कप में एक मैच में मार पड़ी, इसको ड्रॉप कर दिया गया। मतलब कि ये चीज़ें आप प्लेयरों के साथ नहीं कर सकते। प्लेयर का एक अपना एक माइंड सेट होता है। जब आप प्लेयरों के माइंड सेट के अगेंस्ट खेलेंगे तो कभी प्लेयर नहीं बनेगा। मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं, उनका फ़र्ज़ है कि वो प्लेयरों के माइंड के साथ होकर उसको वर्क करें, उनके साथ मिलकर उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आने की कोशिश करें। जिस तरह मैनेजमेंट सोचती है वैसा प्लेयर कभी परफॉर्म नहीं करता। मैनेजमेंट को इतनी सेंस होनी चाहिए कि प्लेयर से मैंने कैसे काम लेना है, उसके माइंड तक पहुंच के अंदर जाके उसको जो डर है, फेयर है ड्रॉप होने का या परफॉर्मेंस ना करने का, वो चीज़ें ख़त्म करनी पड़ती है, फिर प्लेयर बनता है। वर्ल्ड कप के बाद क्या तब्दीलियाँ देख रहे हैं अब्दुल रज़ाक साहब? सिलेक्शन कमेटी, कप्तान, कोच घर जाना चाहिए या नहीं? देखिए, डेफिनेटली इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं होनी चाहिए। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिली आपको, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो भी यहाँ पे आता है उसको रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहिए। इवन कि अगर फ्यूचर में हमें भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। आप तैयार हैं? तो हम बिल्कुल तैयार। क्या करना चाहेंगे? अज़हर महमूद की जगह बॉलिंग कोच बनना चाहेंगे, या टीम का कोच बनना चाहेंगे, या सिलेक्शन कमेटी में जाना चाहेंगे? देखिए, ये चीज़ें जो है ना, हर एक प्लेयर, हर बंदे को मेरिट की मैं बात करता हूँ, तो मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अंडर 9 से लेकर अंडर 19 तक जितने प्लेयर हैं, इनमें जाके मैं अपना जो तजर्बा, एक्सपीरियंस है, इनमें कन्वर्ट करूँ, इनको पॉलिश करूँ, इनको मैं क्रिकेट सिखाऊँ। तो मेरी बेस यहीं तक है। तो ऊपर के लेवल पे भी आप एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जाते हैं, आप वहाँ इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आ सकते। आप अंडर 19 टीम के कोच बनना चाहते हैं? जी, मैं अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13, अंडर 11, ये सारा मेरा का प्लान क्या है कि इन यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे कोचिंग करूँ। तो आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस बारे में बात हुई?
बात तो नहीं, बात फ़िलहाल तो भी कोई ऐसी नहीं हुई। अगर आपको ऑफ़र की जाए? नहीं, डेफिनेटली मैं तो तैयार हूँ इस चीज़ में। अब्दुल रज़ाक साहब, ये बताएंगे आपने जिस तरह की तब्दीलियाँ होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में, 6 प्रोविंस की टीमें बनाकर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक नई कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी ऑन बोर्ड लेंगे। माजी में भी इस तरह होता रहा है, लेकिन वही पुराने नाम घूमते रहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और वो लोग जिनके बारे में कहते हैं जिन्होंने 70-80 टेस्ट मैच खेले हैं, 100-150 वनडे खेले हैं, उनको मौका नहीं मिलता, लाइक आप जैसे लोग। देखिए, अब पता नहीं इनके माइंड में क्या है। हम तो सिर्फ काम करना चाहते हैं और हम सीटों पे नहीं बैठना चाहते। हम प्रैक्टिकली ग्राउंड में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि जब आपको जिस चीज़ की जॉब मिलती है उसके लिए आपको उसको हक हलाल करना चाहिए। और हमारी ये सोच है कि हम अब जब भी कोई मौका मिलता है तो हमने कमरे को छोड़ के हमने ग्राउंड को अपना सारा कुछ करना है। ग्राउंड में ही प्लेयरों के साथ आप काम करेंगे, उनके साथ टाइम गुजारेंगे, तब जाके आपकी मेहनत का फल मिलता है। कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन होती है, औरत भी कहीं बेटी, कहीं बहू, कहीं सास होती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट में भी क्रिकेटर ही क्रिकेटर के दुश्मन है। आप भी ऐसे क्रिकेटर्स को फेस कर चुके हैं, इस बात से इत्तेफाक करेंगे? देखिए, जो हसद होता है ना, हसद और जेलसी, इनकी पाँव नहीं होते, ना कोई सबूत होता है। और अंदर से आदमी को बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, और जिससे के साथ जिसकी प्रॉब्लम होती है वो उसके मुंह पे उसको शेयर करना चाहिए। अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम है तो वो उसके पीछे जाके प्रॉब्लम या उसके मामलात बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ को मैं नापसंद समझता हूँ, और हमारी आदत भी ऐसी है, जो मुंह पे है वो पीछे भी वैसा ही होना चाहिए। लेकिन आप लॉबी सिस्टम का हिस्सा रहे पाकिस्तान क्रिकेट में? नहीं। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट में तो कहते हैं जो लॉबी सिस्टम का हिस्सा होता है वो टीम में भी सर्वाइव करता है, बोर्ड में भी सर्वाइव करता है। तो अब आप ख्वाहिश रखते हैं कि बोर्ड के साथ काम करें, लॉबी का आप हिस्सा है रहे नहीं है, तो फिर कैसे आप इंजस्ट होंगे सिस्टम के अंदर? देखिए, किसी ना किसी को ये स्टेप लेना पड़ेगा और ये चीज़ें तब्दील करनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस काम के लिए जिसको अपॉइंट किया जाता है वो वही काम करे तो बेहतर है। अगर मुझे डेवलपमेंट के लिए लिया जाएगा कि जी आप यंग टैलेंट को डेवलप करें, तो मेरी इंटेंशन वो है, मेरा फोकस वो है। मेरा क्रिकेट बोर्ड या ऑफिस मेरा फोकस नहीं है। मुझे अपना काम करना है, मेरे पे ऊपर चेक रखें ये क्या कर रहा है। आप लाहौर में रहते हैं, कितनी बार जाते हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी? महीने में 1 बार या 1-2 बार। सलाम करने जाते हैं, ट्रेनिंग करने जाते हैं, जिम करने जाते हैं। तो आपको लगता है कि अब्दुल रज़ाक को अंडर 19 के साथ नेशनल अकेडमी में भी मौका दिया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि बात जॉब की नहीं होती, बात जो आप करना चाहते हैं। मेरा एक पैशन है कि मैं इस चीज़ में आऊँ, और जितने यंगस्टर हैं वहाँ से मैं शुरू करके अंडर 19 तक इनको मैं एक कंप्लीट क्रिकेटर बनाऊँ। अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं यूनुस खान हैं, ज़हीर अब्बास हैं, जावेद मियांदाद हैं, इंतज़ाम उल हक हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट के आने वाले बैट्समैनों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। बॉलिंग में अगर बात करें, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ये वो बॉलर हैं जो हमारे फास्ट बॉलर को ग्रूम कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे लोग जिनका ऑलराउंडर की फहरिस्त में टॉप ऑफ द लिस्ट नाम है, तो आपने कभी सोचा कि यार मैं कोई कैंप लगाता हूँ, बोर्ड तो जब बुलाएगा जाऊँगा, लेकिन आपने कभी सोचा कि इस मुल्क को मैं अब्दुल रज़ाक जैसा ऑलराउंडर बना कर दूँ? पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, आप पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर के साथ एसोसिएट हैं। देखिए, बात यह है कि इस लेवल पे जैसे PSL हो रही, इस लेवल पे आप किसी को ज़्यादा ट्रेन नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अपनी T20 की डिफरेंट बेसिक है। उनका T20 में खेलने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए प्लेयरों का। वहाँ पे हिटिंग होती है, एग्रेसिव होना पड़ता है, टाइम थोड़ा होता है। पर जो सिखाने का मामलात हैं, जैसे कि एक बैट्समैन को सिखा सकता है, बॉलर को, तो मैं तो लकी हूँ कि मैं ऑलराउंडर हूँ। मैं बैट्समैन को भी सिखा सकता हूँ, बॉलर को भी सिखा सकता हूँ। हम ऑलराउंडर क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पाए, आप और अज़हर महमूद की बात? देखिए, इसमें बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी कि जो मैनेजमेंट में लोग आए हैं वो उनको पता ही नहीं, वो इस मेरिट पे है ही नहीं कि प्लेयर को कैसे पॉलिश करना है। उनको ये पता है कि ये फॉर्मेलिटी है, फिल इन ब्लैंक, ये कोच का एक उन्होंने दायरा डाल दिया कि ये कोच होना चाहिए, ये वाहद कोच होगा। मैं समझता हूँ जितने भी पाकिस्तान में कोच आए हैं जो 5 चक्कर नहीं लगा सकते, स्प्रिंट नहीं लगा सकते, प्लेयरों के साथ वो फील्डिंग नहीं करवा सकते, उनके साथ उनको थ्रो डाउन नहीं करवा सकते, उनके साथ कोई काम नहीं कर सकते सिवाय मीटिंग के। और फिर बात वही आ जाती है, इनकी मीटिंग होती है बोर्ड वालों के साथ, सिलेक्शन कमेटी के साथ। वो समझते हैं कि ये हमारा काम है, ये जॉब है, इसलिए हमें अपॉइंट किया गया कि आपने ये काम करना है। भाई आपने ये काम तो साइड पे हो गया, प्रैक्टिकली आप ग्राउंड अगर आपको टास्क दिया जाए अब्दुल रज़ाक जैसा ऑलराउंडर बना कर दें पाकिस्तान क्रिकेट को,
तो कितना टाइम लगेगा आपको? देखिए, बात पहले एक टैलेंट देखना पड़ता है, प्लेयर में एक टैलेंट है कि नहीं। उसके बाद फिर आपको पास होता है महीना 2 होते हैं। महीने 2 में आप एक अच्छा प्लेयर तैयार कर सकते हैं और विद रिज़ल्ट। अब ये नहीं कि हम ये कहें जी मेरी तरफ से तैयार हो गया कि उसको बल्ला ना पकड़ना आता, उसको शॉट ना खेलनी आते। आप लोग खुद कहेंगे वाकई इसमें इम्प्रूवमेंट। तो कभी आपने खुद कोशिश की बराह रास्त पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, इतने आपकी लॉन्ग एसोसिएशन है, आपने कहा उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में एक ऑलराउंडर का भी कैंप लगना चाहिए जहां मुझे बुलाएं, मैं आने के लिए तैयार हूँ? कभी भी नहीं ऐसा कहा। और ये है कि अब वक्त है, मैं समझता हूँ कि अभी एनर्जी है, हम जो डिलीवर कर सकते हैं। और अफसोस होता है कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ऑफिस में बैठे होते हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा सा दुख होता है कि यहाँ पे प्रैक्टिकली बंदे होना चाहिए जो प्रैक्टिकली काम कर सके। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रज़ाक। पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर की गुफ्तगू आपने सुनी, तिश्नगी रह गई है, लेकिन इस गुफ्तगू को फिर किसी दिन अब्दुल रज़ाक के साथ शुरू करेंगे और बहुत कुछ पूछने के लिए है, बहुत कुछ अब्दुल रज़ाक के पास बताने के लिए है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर, और हमारा फेसबुक पेज score.geonews, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।